सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज ये मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनको आप सभी ध्यान से सुनिए। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा बात करेंगे, मीनिंग पे। मीनिंग बहुत आती है क्योंकि जो 2 नंबर का जहाँ पे भी क्वेश्चन आना है वो मीनिंग ही आना है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ध्यान से बात को सुनेंगे। ये इसके पहले बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूं, तो वो सारे वीडियो भी आप लोग सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी है। ये आज कुछ वीडियो बना रहे हैं जिसमें कुछ मीनिंग को हम डिस्क्राइब करेंगे, सभी लोग उनको आज आप सुनिएगा। सबसे पहला वर्ड होता है एक अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था क्या होता है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था से आशय एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी का जो संचालन होता है वो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है ना। मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए, जीव को अर्जन के लिए जितनी भी क्रियाएं करता है, संसाधनों का अरेंजमेंट करता है, उनको उपयोग करता है, वो सब अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहलाती है। अब थोड़ा सा एक तरफ से ऊपर से आएंगे। सबसे पहले एक शब्द लिखा है कीमत सीमा, प्राइस फ्लोर। जब किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत सरकार के द्वारा किसी भी वस्तु और सेवा की जब मैक्सिमम कीमत निर्धारित कर दी जाती, मतलब मार्केट में इससे महंगी वस्तु नहीं बिकेगी। सरकार आपको कंट्रोल पे गेहूं देती है, सरकार आपको राशन की दुकानों पर चावल देती है, मिट्टी का तेल देती है, इन सभी की कीमत सरकार ने निर्धारित कर दी है। कोई भी व्यक्ति उससे अधिक कीमत पर उनको नहीं बेच सकता। तो जब सरकार किसी वस्तु या सेवा की मैक्सिमम, अधिकतम कीमत निर्धारित कर दे कि इससे अधिक कीमत पर वस्तु बाजार में नहीं बेची जा सकती है, प्राइस सेलिंग कहलाता है। जैसे कि राशन की दुकानों पर मिलने वाला गेहूं, चावल, तेल वगैरह। अगला कीमत तल, जिसको हम बोलते हैं प्राइस फ्लोर। सरकार के द्वारा किसी वस्तु या किसी सेवा की वह कीमत जिससे कम कीमत पर वह वस्तु मार्केट में नहीं बिकेगी। जैसे सरकार ने निर्धारित कर दिया गेहूं की कीमत 2000 रुपये, मतलब जो गेहूं है, सरकारी एजेंसियां चाहे प्राइवेट एजेंसियां गेहूं 2000 से कम पर नहीं खरीद सकती हैं। यह कहलाता है प्राइस फ्लोर। जब सरकार किसी वस्तु या सेवा की मिनिमम कीमत निर्धारित कर दी जाती है कि इससे कम कीमत पर उस वस्तु को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, प्राइस फ्लोर कहलाता है। अगला है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, बहुत ध्यान से। जब कोई एक देश विश्व के अनेक देशों के साथ लेन देन करता है, जब कोई देश विश्व के अन्य देशों के साथ यदि लेन देन करता है तो उसकी जो इकोनॉमी होती है वो कहलाती है ओपन इकोनॉमी। उसके जस्ट नीचे क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, जब कोई देश किन्हीं दूसरे देशों के साथ किसी भी तरह का कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करता। जब कोई देश किसी दूसरे देशों के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं करता, मतलब ना देशों से माल मंगाता है, इंपोर्ट करता है, ना एक्सपोर्ट, तो उसकी इकोनॉमी जो होती है वो क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जहां पर छोटे छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था में जहां पर छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। एक परिवार की आय निकालना, एक परिवार के व्यय निकालना, परिवार में रहने वालों की एज क्या है, जहां पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर समग्र का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट, जहां पर अर्थव्यवस्था में समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे राष्ट्रीय आय निकालना, कुल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 प्रकार की होती है भैया। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है, मतलब निजी क्षेत्र जो होता है, निजी व्यक्तियों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्तियों का अधिकार रहता है। तो निजी व्यक्ति काहे के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निजी व्यक्तियों या निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर का पूरा अधिकार होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है, लाभ कमाना। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो समाज की सेवा के लिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वो लोग होते हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, प्रॉफिट उनका मेन मोटो नहीं होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्तियों का अधिकार होता है, प्राइवेट सेक्टर
का अधिकार ना होकर समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्तियों का अधिकार होता है। एक केंद्रीय सत्ता या राज्य सत्ता, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है जो समाज का भला करने के लिए बनाई जाती है, लाभ कमाने के लिए नहीं। तो ऐसी इकोनॉमी कहलाती है सोशलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, निजी और सार्वजनिक दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, जिस अर्थव्यवस्था में वो कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद हम आते हैं बाजार, मार्केट। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे इसमें हम आपसे। बाजार क्या होता है? सामान्यतः बाजार को बोलते हैं मार्केट, और बाजार से आशय सामान्यतः उस स्थान से होता है जहां पर क्रेता विक्रेता एक दूसरे के सामने जाकर वस्तुओं को खरीदते और बेचते। पर इकोनॉमिक्स में किसी भी स्थान को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। भैया जैसे आजकल हम आप लोग ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, तो क्या वस्तु बेचने वाले को हम देखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देखते हैं, फिर भी बाजार है। अर्थव्यवस्था में स्थान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय हो, जहां पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाएं, उसको बाजार कहते हैं। बाजार की कुछ विशेषताएं होती है। बाजार के लिए नंबर एक वस्तु होना चाहिए। बाजार का पहला फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बाजार के लिए एक वस्तु होना चाहिए, उसको खरीदने वाला परचेसर होना चाहिए, उसको बेचने वाला सेलर होना चाहिए। तो बाजार के लिए एक वस्तु होना चाहिए नंबर एक, उस वस्तु का मूल्य होना चाहिए प्राइस नंबर दो, वस्तु को खरीदने और बेचने वाले होने चाहिए नंबर तीन, और उनमें आपस में कंपटीशन होना चाहिए यानी कि प्रतियोगिता होना चाहिए नंबर चार। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बता रहा हूं मैं आपको, बाजार का वर्गीकरण। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बाजार को ऑन द बेस ऑफ एरिया, क्षेत्र के आधार पर चार भागों में बांटा है बाजार को। एक होता है लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार, ऐसा बाजार जहां पर व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं की वस्तुएं मिलती हैं, दूध दही सब्जी घी अंडे वगैरह। स्थानीय यानी लोकल मार्केट कहलाता है। जैसे अपने यहाँ पे कोई भी बाजार लगता है, संडे को मार्केट लगता है, मंडे को लगता है, ट्यूसडे को लगता है, ये बाजार लोकल मार्केट। दूसरा होता है रीजनल मार्केट, जिसको हम बोलते हैं राज्य या प्रांतीय बाजार। ऐसा बाजार जो एक राज्य की सीमाओं के अंदर होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में भोपाल का व्यापारी उज्जैन के व्यापारी से व्यापार करे, सागर का व्यापारी दमोह के व्यापारी से व्यापार करे। ये कौन सा ट्रेड है? रीजनल ट्रेड। ठीक है। इसमें जैसे राजस्थान में लाख की चूड़ियां जो होती हैं, उनका जो बाजार होता है वो रीजनल मार्केट होता है। तीसरा होता है नेशनल मार्केट, राष्ट्रीय बाजार। ऐसा बाजार जो दो स्टेट के बीच हो और एक देश की सीमाओं के अंदर हो। मध्य प्रदेश का व्यापारी उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार करता है, ये कौन सा ट्रेड होता है? नेशनल ट्रेड कहलाता है, राष्ट्रीय बाजार। ठीक है। चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। जब दो देशों के बीच जो व्यापार होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे दूध दही सब्जी घी अंडे लोकल स्थानीय बाजार का एग्जाम्पल हो गया। राजस्थान में लाख की चूड़ियों का बाजार जो हो गया वो कौन सा मार्केट हो गया आपका? रीजनल मार्केट, प्रांतीय बाजार हो गया। गेहूं चावल कपड़ा, ये जो मार्केट हो गया ये कौन सा हो गया? राष्ट्रीय बाजार हो गया। और सोने का, चांदी का, हीरे का ये जो मार्केट होता है ये इंटरनेशनल मार्केट होता है। फिर ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को तीन भागों में बांटा गया। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन, ध्यान से सुनेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट, और एकाधिकार, मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ये टॉपिक है पूरा परफेक्ट कंपटीशन, यहां पे सुन लेंगे आप लोग। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट जिसमें ये फीचर्स पाए जाते हैं। क्या? नंबर एक, बायर और सेलर अधिक होते हो, ऐसा बाजार जहां पर क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है। नंबर दो, क्रेता विक्रेता को संपूर्ण बाजार का ज्ञान हो, संपूर्ण बाजार में एक ही किस्म और एक ही मूल्य की वस्तु का क्रय विक्रय होता है, और किसी भी फर्म के आने जाने पर कोई भी रोक ना हो। एक बार फिर से, नंबर एक, ऐसा बाजार जिसमें क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक हो, क्रेता विक्रेता को पूरे बाजार का ज्ञान हो, पूरे बाजार में एक ही मूल्य और एक ही किस्म की वस्तु का क्रय विक्रय हो, और कोई भी फर्म कभी भी व्यापार करने आए और कभी भी व्यापार करने जाए। ये फीचर्स जिस मार्केट में पाए जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ऐसा बाजार जिसमें बायर और सेलर के नंबर कम है, क्रेता विक्रेता की संख्या कम होती है, क्रेता विक्रेता को पूरे बाजार का ज्ञान नहीं होता है, पूरे बाजार में कई किस्म की वस्तुओं और कई मूल्य की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, और बाजार में फर्मों के आने जाने पर रोक होती है। ये इम्परफेक्ट हो गया। तो दोनों के फीचर्स भी हो गए यहाँ पे, और डिफरेंस, यही इनमें डिफरेंस हो जाएंगे। तीसरा, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार, ऐसा बाजार जिसमें संपूर्ण बाजार पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, वही वस्तु बनाने वाला होता है, वही वस्तु बेचने वाला होता है, वस्तुओं के प्राइस का डिटर्मिनेशन करने वाला होता है, और उस पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को पाने वाला भी वही व्यक्ति होता है। एकाधिकार बाजार कहलाता है मोनोपोली मार्केट। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद आ गया मेरे को कि वो फीचर्स बताइए जिनसे वस्तु का बाजार या तो घटता है या तो वस्तु का बाजार बढ़ता है। तो वस्तु के बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? नंबर एक होता है लार्ज डिमांड। जिन वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा लार्ज होगी उनका मार्केट भी बहुत
लार्ज होगा। जिनकी डिमांड कम होगी उनका मार्केट भी कम होगा। अधिक टिकाऊ, जो वस्तुएं बहुत अधिक टिकाऊ होंगी उनका मार्केट बहुत ज़्यादा होगा, जो वस्तुएं टिकाऊ नहीं होंगी उनका बाजार भी कम होगा। तीसरा होता है जिन वस्तुओं को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ला और ले जा सकते हैं उनका बाजार लार्ज होता है। इसकी अपेक्षाकृत जिन वस्तुओं को आप आसानी से ले और ला नहीं जा सकते उनका बाजार छोटा होता है। जैसे कि आप गोल्ड है, आप पर्स में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, कहीं पर भी ले जाइए। पर छतरपुर में यदि हम रहते हो, यहाँ पर हम ब्रिक्स ईंटें बनाते हैं, तो यहाँ की ईंटें आप सोचिए कि हम अमेरिका ले जा सकते हैं तो संभव नहीं है, क्योंकि उनको लाने और ले जाने में बहुत ट्रांसपोर्ट संबंधी समस्याएं होती हैं। तो लार्ज डिमांड, टिकाऊपन, लाने ले जाने में सुविधा, और आपके देश के अंदर सुरक्षा और शांति है। यदि राज्य के जैसे कि जिस क्षेत्र में, जैसे कि MP, यहाँ पर सुरक्षा शांति है तो बहुत सारे व्यापारी आते हैं, पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जहाँ पर सुरक्षा व शांति होगी वहाँ का बाजार बड़ा होगा, जहाँ पर सुरक्षा शांति नहीं होगी वहाँ का बाजार बड़ा नहीं होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी व्यापारियों के हित में है, व्यापारियों को सपोर्टेबल है, तो वहाँ पर बाजार विकसित होगा, अन्यथा बाजार विकसित नहीं होगा। आगे आते हैं विनिमय। विनिमय क्या होता है? विनिमय को हम बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? दो पक्षों के मध्य होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के वैधानिक, दो पक्षों के मध्य होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के वैधानिक यानी लीगली, ऐच्छिक, दोनों पक्षों की इच्छा से होने वाले दो पक्षों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के वैधानिक, ऐच्छिक और पारस्परिक हस्तांतरण को एक्सचेंज, विनिमय कहा जाता है। हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, हमारे एक फ्रेंड है, एक्स नाम के व्यक्ति हैं, उनके यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। तो हम लोग एक्सचेंज कब करेंगे? हमें जब चावल की आवश्यकता है और उसको गेहूं की आवश्यकता है। यदि मान लीजिए हमारे यहाँ गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन होता तो मैं एक्सचेंज करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो एक्सचेंज कब होगा? एक्सचेंज के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, दो पार्टी होना चाहिए, दो पक्षों का होना बहुत जरूरी है। एक्सचेंज का होगा? वस्तु या सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। जो एक्सचेंज होगा वो कैसा होगा? लीगली होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। तो दो पक्षों के मध्य होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब होता है दोनों पक्षों को प्रॉफिट होगा का जो एक्सचेंज होता है उसको विनिमय कहते हैं। एक्सचेंज 2 टाइप्स का होता है भैया, एक मनी एक्सचेंज होता है, एक बार्टर एक्सचेंज। हम दुकान पे जाते हैं, हमने दुकानदार से सामान लिया, उसको पैसे दिए, ये मनी एक्सचेंज हो गया। बार्टर जब एक्सचेंज होता है, वस्तु विनिमय होती है, वस्तु के बदले वस्तु, गेहूं दिया, चावल लिया, गेहूं दिया, शक्कर ली, शक्कर दी, चना लिए, ये जो एक्सचेंज होता है ये होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय। एक टॉपिक बनता है कि वस्तु विनिमय भी कौन कौन सी कंडीशन होती है जहां पर फेमस होता है। तो वस्तु विनिमय के लिए वस्तु बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वहां पर बहुत प्रचलित होगा जहां का एरिया लिमिटेड होगा, सीमित क्षेत्र। जैसे आज हम आप गांव में रहते हैं तो गांव में हम आपके दूसरे के यहाँ जाके शक्कर ले आते हैं या हल्दी ले आते हैं या गुड़ ले आते हैं या आटा ले आते हैं। पर क्या महानगरों में किसी व्यक्ति के यहाँ गेहूं खत्म हो गया, शक्कर बगल वाले के यहाँ जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं जाता है। जहाँ पर लिमिटेड एरिया होगा, सीमित क्षेत्र जैसे गाँव एरिया हो गए, वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रचलित होता है। जहाँ का जो समाज होता है वो डेवलप नहीं होता है, ज़्यादा शिक्षित समाज नहीं होता है, वहाँ पर भी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है। जहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होते हैं वहाँ पर भी बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम के बुराइयां क्या है, डीमेरिट्स क्या है, क्या कमियां है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की? बार्टर सिस्टम के लिए सबसे पहले जरूरी है दो पक्षों का होना, और ये जरूरी नहीं है कि आपको दो पक्ष हमेशा मिल ही जाए। जैसे मेरे यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, सामने वाले के यहाँ चावल का और गेहूं दोनों का होता है, तो क्या वो एक्सचेंज करेगा? नहीं। तो बार्टर सिस्टम की सबसे पहली समस्या क्या है? दो पार्टी, पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु के विभाजन की समस्या। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक भैंस है और उसको 4 चीजें खरीदना है, किराना का सामान भी खरीदना है, बच्चों के लिए कपड़े भी खरीदना है, बच्चों की स्कूल की फीस भी देना है। अब उसके पास है तो एक भैंस, तो क्या भैंस को वो 3 जगह बांट सकता है? यदि भैंस को 3 जगह बांटेगा तो उस भैंस की कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। तो वस्तु की विभाजन की समस्या भी है। तीसरी बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम है कि वस्तुओं को लंबे समय तक रीस्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। आप सोचें कि हम किसी चीज़ को 100 साल या 50 साल के लिए स्टोर करके रख लें, तो ये संभव नहीं है। तो ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की कुछ प्रॉब्लम होती हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि मनी, मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय की कौन कौन सी समस्याएं समाप्त हो गई? तो मैंने 3 प्रॉब्लम बताई ना वस्तु विनिमय की। दो पक्षों का होना, तो जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, समाज में मुद्रा का जन्म हुआ, तो उस समय पे सबसे पहले कौन सी समस्या समाप्त हो गई? दो पक्षों की समस्या समाप्त हो गई। मतलब बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी कि दो पार्टी, मनी के आविष्कार से ये प्रॉब्लम समाप्त हो गई। दो पार्टियों की अब आवश्यकता ही आपको
नहीं है। आपके पास पैसा, आप जाइए अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद लीजिए। वस्तु की विभाजन की समस्या भी समाप्त हो गई। कैसी समस्या समाप्त होगी? वस्तु की विभाजन की। अब आपके पास मान लीजिए भैंस है, आप उसको बेच दीजिए, उसके बदले में जो पैसा मिलेगा तो बच्चों की फीस भी दे सकते हैं, उससे आप रेडीमेड के कपड़े भी खरीद सकते हैं, किराना का सामान भी खरीद सकते हैं। तीसरा, स्टोर की समस्या। वस्तुओं को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, जबकि पैसे को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके बाद ये इसकी प्रॉब्लम भी समस्या सॉल्व हो गई। आगे आते हैं अर्थव्यवस्था की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? अर्थव्यवस्था की समस्या होती है क्या उत्पादन किया जाए, सबसे पहली समस्या। वो प्रोडक्शन कैसे किया जाए, ये समस्या। प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए, ये भी प्रॉब्लम होती है। बाजार मूल्य क्या होता है और सामान्य मूल्य क्या होता है? एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है नॉर्मल प्राइस। बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जो अल्पकाल में बाजार में प्रचलित होता है। मार्केट प्राइस कौन सा प्राइस होता है? वह प्राइस होता है जो अल्पकाल में बाजार में प्रचलित होता है, और यह एक वास्तविक मूल्य होता है। हम बाजार में जो वस्तु खरीदने जाते हैं, कितने रुपए की है भैया? 100 रुपए की है। ये कौन सा मूल्य हो गया वस्तु का? बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस वह मूल्य होता है जो अल्पकाल में वस्तु का बाजार में पाया जाता है। यह एक रियल प्राइस होता है, वास्तविक प्राइस होता है, और इसके डिटर्मिनेशन में डिमांड, मांग का अधिक महत्व होता है। दूसरा मूल्य होता है सामान्य मूल्य। वह मूल्य जो बाजार में दीर्घकाल में पाया जाता है, लॉन्ग पीरियड में पाया जाता है। काल्पनिक मूल्य होता है जो वास्तविक जीवन में कहीं पाया ही नहीं जाता, और इसके निर्धारण में सप्लाई का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसका डिफरेंस कैसे लिखेंगे? बाजार मूल्य शॉर्ट पीरियड अल्पकालीन होता है, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन लॉन्ग पीरियड होता है। बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का, डिमांड का ज़्यादा रोल होता है, सामान्य मूल्य के निर्धारण में सप्लाई का ज़्यादा रोल होता है। बाजार मूल्य रियल प्राइस होता है, वास्तविक प्राइस होता है। सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है, वास्तविक जीवन में कहीं पर भी नहीं पाया जाता। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य का रिलेशन बताइए। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या संबंध होता है, या इसके संबंध को किस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है? देखेंगे, ये बहुत सरल तरीका है। ये जो प्राइस है, ये सामान्य मूल्य है, नॉर्मल प्राइस, और ये कौन सा मूल्य है? बाजार मूल्य, जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। इसलिए कई बार बोला जाता है कि बाजार मूल्य जो सामान्य मूल्य होता है, समुद्र का तल होता है, सतह होती है, और बाजार मूल्य उस पर आने वाले ज्वार और भाटे या लहरें, जो लहरें आती हैं समुद्र के किनारे। कभी आप बैठे हो तो जो समुद्र का सतह होता है, तल होता है, वहाँ हम बैठते हैं, लहरें आती हैं और लहरें चली जाती हैं, तो लहरों को बोलते हैं बाजार मूल्य, और जो समुद्र की सतह होती है उसको बोलते हैं सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य हमेशा स्थिर रहता है, जबकि बाजार मूल्य क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर एक बात करेंगे, एक सवाल बताएंगे आपको हम नेशनल इनकम का। एक राष्ट्रीय आय का सवाल मेरे मन में बहुत हो रहा है बताने के लिए, इसको भी आप लोग देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सवाल, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालिए। क्वेश्चन में दिया है वेतन, सैलरी 6000, ये डाटा रुपयों में दिए हैं। रेंट 2000, प्रॉफिट 2000, इंटरेस्ट 1000, कंसेशंस उपभोग 5000, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद 800। देखिए कैसे निकालेंगे नेशनल इनकम आय विधि से। किन किन चीजों से आय मिल रही है आपको? सैलरी, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। सैलरी 6000 रुपये, रेंट 2000 रुपये, प्रॉफिट 2000 रुपये, इंटरेस्ट 1000 रुपये। ये नेशनल इनकम निकाल दे। देखें थोड़ा ध्यान से एक बार, राष्ट्रीय आय निकालना है आय विधि से, इनकम मेथड से। वेतन
6000 रेंट, 2000 प्रॉफिट, 2000 इंटरेस्ट, 1000 उपभोग कंजम्पशंस, 5000 जीडीपी 800। ये ऊपर की जो ये 4 चीजें दी हैं, इनसे हमको इनकम हो रही, सैलरी हमको मिल रही है, रेंट हमको मिल रहा है, प्रॉफिट हमको मिल रहा है, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है। तो इन चारों को आप जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत रेडी करके रखिए आप लोग, बहुत क्वेश्चंस आएंगे 2 नंबर के, ठीक है ना। तो मुझे जो अभी लगा वो मैंने बता दिया। इसके पहले मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ें और भी समझा चुका हूँ, आप इसको थोड़ा सुनिए, वीडियो को तैयार करिएगा। 2 नंबर में जिन लेसन से आना है वहाँ पर मीनिंग सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। डिमांड का टॉपिक, डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसी तरह सप्लाई क्या होती है, ये सारे टॉपिक। नेशनल इनकम में बजट हो गया, कल भी मैंने बहुत सारे बजट का टॉपिक बताया था, है ना। ये सारे टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड नाइट।